तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मोटा मोटी जो टर्म है अभी तक पढ़ते आए हैं, जो 4-5 लेक्चर में 5-7 पॉइंट याद रखना जो आपके काम का चीज है। सबसे पहले कि पूरे वेब ऑप्टिक्स में एक सिंगल सोर्स से हम लोग 2, 3, 4 सोर्स बनाएंगे, जनरली 2 सोर्स। तो सेम सोर्स से बनाएंगे 2 सोर्स, और वो 2 सोर्स वेव के तरह ट्रीट होगा। एक वेव यहां से निकलेगा, एक वेव यहां से निकलेगा, आप मीट करेंगे तो इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस करेंगे तो कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहीं पर मिनिमम होगी, ये सब कंडीशन पढ़े हैं। कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर सेम फेज में मीट करेंगे, या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पर मिलेंगे। ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो ये सब याद रखना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट। और सुपरपोजिशन वही है, थोड़ा सा कोहेरेंट सोर्स का है। कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब जो दोनों वेव निकल करके आ रही हैं वो सेम सोर्स के पार्ट होने चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम हो तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। इनिशियल कुछ फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब वो दोनों वेव मीट कर रही हैं तो टाइम के साथ फेज जो डिफरेंस है उनके बीच, 2 वेव्स के बीच, वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, आज पढ़ेंगे भी। तो अभी एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। आपके एम्स में भी आया है, एएफएमसी में भी आया है, एएमयू में आया है, और बिहार जो पहले एग्जाम होता था बोर्ड उसमें भी है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपको है, कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स, है ना, इंटरफेरेंस कर रही हैं, दिया हुआ है रेशियो, मतलब I1 बटा I2 दिया हुआ है ना, 9:4 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना। देन द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, है ना। कल बनाए थे क्या? नहीं, ये नहीं बनाए थे। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बता देना है, रेशियो मतलब आई मैक्स बाई आई मीन बता देना है। बताओ तो इसको। कल बनाए थे ना, यही बनाए थे कुछ नवनीत? अच्छा कोई नहीं, फिर एक बार बना लेंगे। तो बस एक चीज याद रखना, जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर होता है। सर 25:1 हाँ 1 होगा। तो कैसे? कल बनाए भी थे। तो देखो यहाँ पर A1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 9/4 है तो इधर जाएगा, तो A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 3/2 हो जाएगा। मतलब Yes. आपका A1/A2 का जो वैल्यू है वो 3/2 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आई मैक्स बाई क्या लिख रहे हैं? आई मी लिख रहे हैं, है ना। उधर से थोड़ा सा नवनीत बंद कीजिएगा, हल्का सा। हाँ चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये आपका आई मैक्स बाई आई मीन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 का स्क्वायर, है ना। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता था उसका स्क्वायर करते थे ना आई मैक्स में, तो A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। ये आई मीन का वैल्यू, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको कि A1 प्लस A2 है और बटा में A1 माइनस A2 है, इनका स्क्वायर कर देना है। तो A1 लिख लो, आप प्लस A2 के जगह यहाँ पर वैल्यू कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2A1 बाई क्या हो जाएगा? 3, और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 माइनस 2A1/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 3A1 और ये तो 5A1, और बटा में क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका A1 बटा में हो जाएगा 3, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 25:1 हो जाएगा। स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बटा में 1 रहेगा, है ना। तो यही आंसर आएगा ना। अब ऑन कर लीजिए जब वो
यस ठीक है ठीक है ठीक यही है। ठीक है ठीक है। चलो तो अब सेकंड वाला बनाओ, आप लोगों को 5 मिनट टाइम दूंगा, 2 मिनट। जैसे ऐसे दिया हुआ है और ये भी आया हुआ है आपको सीबीएसई AIPMP में आया हुआ है। कहा है कि इफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन, वो दिया हुआ है 36:1, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। ऐसे आई मैक्स बाई आई मीन दिया हुआ है, आपको 36/1 लिख देते हैं, है ना। 36/1 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब A1/A2 पूछा है। मतलब जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड अगर A1 है, सेकंड A2 है, उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो मतलब A1/A2 पूछा हुआ है। बनाओ तो कैसे बनाओगे? AFMC में भी आया है। समझो कि ये वाला पोर्शन से एक क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए यहाँ फोकस कर रहा हूँ। समझो पूरे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला करके 4 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम आ रहा है तो एक सेक्शन यहीं से आता है आपको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले आपको जो ये 4 लेक्चर 5 लेक्चर में, इसीलिए यहाँ टाइम दिया हूँ कि पढ़ना तो बहुत ज्यादा है ऑप्टिक्स में। मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स देख ही रहे, ज्योमेट्रिकल खत्म होने में कितना टाइम लगा था, और आपको वेव ऑप्टिक्स। तो ये वाला पोर्शन से एक क्वेश्चन रहेगा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से। सर 7/6 आ रहा है कि अब ऑप्शन देखो 7/6 नहीं है, 7:5 शायद होगा। ट्राई करो तो एक बार और। यही सब क्वेश्चन बनाना चाहिए क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आएगा। देखो कितना आसान बताया हूं कि 2 वेव जाके मीट कर रही हूं। जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1, जो सेकेंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड A2 मीट करेंगे। मैक्सिमम की बात हो रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के जगह cos फाई का वैल्यू 1 होता है, याद भी है। तो जो मैक्सिमम वहां एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 + A2 और इनका स्क्वायर हो जाता है, यही तो आई मैक्स होता है आपको। सर। अच्छा 7/5 है। 7/5, 5 हाँ 7/5 है। अच्छा आई मीन के जगह क्या हो जाएगा बोलो, पहले एम्पलीट्यूड निकालो तो A1 - A2 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी निकल जाएगा, वो मिनिमम इंटेंसिटी होगा, है ना। चलो इन्हीं का तो रेशियो पूछ रखा है, आई मैक्स बाई, नहीं आई मैक्स बाई आई मीन दिया हुआ है आपको। कितना बोलो, ये पहले लिख दे रहा हूँ, A1 + A2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा A1 - A2 का स्क्वायर, और ये आपका इधर हो जाएगा 36C21 हो जाएगा, यही दिया हुआ है ना। चलो ये देखो यस ऐसे सर। लिख सकते हैं इसको, A1 + A2 और बटा में क्या हो जाएगा A1 - A2, और इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो A1/A2 यस का पूछ रहा था तो ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, जैसे भी करना है। A1 + A2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6A1 - 6A2 हो जाएगा। तो ये A1 उधर जाए और ये इधर आए तो क्या हो जाएगा 7A2 = 5A1 हो जाएगा कि नहीं। तो A1/A2 पूछ रहा है
तो 7/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। मतलब A1/A2 का जो वैल्यू है वो 7:5 आपका हो जाएगा, है ना। 7:2 क्या हो जाएगा, यस सर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप बनाना, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा इसको। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बनाओ तो इसको मिटा दूं। यस सर इसको बनाओ, ये भी आपको एएमई में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये सेक्शन मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खूब पढ़ना आप लोग। तो कह रहा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज दिया हुआ है, उसमें टर्म में मत उलझना। आर ऑब्टेन्ड यूजिंग टू कोहेरेंट सोर्स, मतलब दो वेव्स हैं और मीट कर रही हैं, which intensities are in the ratio, मतलब I1/I2 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 9:1, मतलब 9/1 दिया हुआ है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बता देना है। बनाओ तो, Imax/Imin बताना है। सर 4:1 हाँ एकदम फाइन। चलो, तो ये कैसे है यहाँ पर, ये देखो आपको क्या पूछा है, मैक्स Imax/Imin पूछा है ना। Imax/Imin का वैल्यू बताना है। तो चलो ब्रेन लगाओ, इसके जगह क्या लिख देंगे, इंडिविजुअल का A1² और ये क्या हो जाएगा आपका A2², है ना। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, रूट जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1/A2 का वैल्यू आ गया 3 आ गया, है ना। अब देखते हैं हम लोग, Imax पूछा हुआ है, Imax/Imin। तो Imax क्या हो जाएगा, A1 + A2 इनका स्क्वायर और ये A1 - A2 इनका स्क्वायर, यही हो जाएगा आपको। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, ये तो A1 है प्लस A2 के जगह कितना हो जाएगा, देखो तो A2 के जगह क्या लिख देंगे, A1/3 लिख देंगे। बोलो A1/ हम लोग 3 लिख देंगे, A1/3 A1/3 लिख देंगे। और यहाँ A1 हो जाएगा माइनस A1/3 लिख देंगे और इनका ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अब आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4A1 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 4A1 बटा में 3 और बटा में इसके ये कितना हो जाएगा 2A1/3 हो जाएगा और इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाँ ये हो जाएगा 4A1 और बटा में क्या हो जाएगा 2A1, तो ये कट जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और बटा में तो 1 है, तो 4:2 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आपका, है ना। तो 4:1 आंसर आ जाएगा Imax/Imin। Imax/Imin का वैल्यू क्या हो जाएगा 4:1 आपका हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। तो समझो कि खूब जाके पढ़ो, मैं सुपर पोजिशन का भी कंसेप्ट बताया हूँ, मैं सुपर पोजिशन का भी कंसेप्ट बताया हूँ, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, है ना, इंटरफेरेंस, ये सब जाने टर्म। तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो पढ़ के जाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स, है ना।
तो कोहेरेंट सोर्स क्या है ना, कल से बताते आया हूं। कोहेरेंट सोर्स मतलब आपके सिलेबस में जो पढ़ना है, मतलब दो वेव्स कोहेरेंट तब होंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। आप फ्रीक्वेंसी सेम हो, कभी कभी किताब में लिखा जाता है, मोनोक्रोमेटिक टर्म दिया जाता है कि वेवलेंथ सेम हो, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो। मोटा मोटी कहने का मतलब जो दोनों वेव्स आ रही हैं, ये y1 और y2 जो हैं, जा करके किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, है ना, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। या सेम कब होगी, आपको आपका भी आप भी पढ़े हैं कि दोनों सेम सोर्स के पार्ट होने चाहिए। मान लेते हैं ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे ये मान लेते हैं 2 पॉइंट्स ले लिए, और ये भी पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पॉइंट सोर्स जैसा ऐड करेंगे। लाइट सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ से एक वेव निकल रही है, और एक यहाँ से वेव निकल रही है और मीट कर रही है। इसका मतलब इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी भी एफ, तो इसकी भी एफ होगी कि नहीं। आप एकदम सिंपल, मतलब इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ये ओमेगा होगा तो इससे भी ओमेगा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वेवलेंथ भी सेम हो गया, तो बोलते हैं इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोला जाता है, मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। और इनके बीच अगर फेज डिफरेंस इनिशियली कोई बन गया है ना, तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं पर मीट कर रहे हैं ये दोनों वेव, तो मीट कर रहे हैं उस समय जो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच जो इंटरफेरेंस कर रही हैं वो कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, जिस पॉइंट पर दोनों मीट कर रही हैं, और दोनों सेम सोर्स के पार्ट होने चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं ये कोहेरेंट सोर्स हैं। y1 और y2 जो एक तरीके से वेव है, लाइट सोर्स हैं, वेव है, लाइट वेव है, तो ये आपको कोहेरेंट सोर्स हैं। कोहेरेंट मतलब ये दोनों वेव सिंगल सोर्स के पार्ट है। ये मेन यहाँ है ना, मेन तो यही है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो भी है ना, जेनेटिक ऑर्डर जो भी पढ़ते हैं आप लोग, है ना, तो सेम सोर्स के दोनों पार्ट होने चाहिए, मतलब कैरेक्टर इनमें सेम ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कोहेरेंट सोर्स कहने का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी हो, है ना, दोनों वेव्स की जो इंटरफेरेंस कर रही हैं, इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहे, मीट करते टाइम उस टाइम पर उनके बीच जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच जो मीट कर रही हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है। हाईली, तो फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पढ़ते भी होंगे। सस्टेन्ड कहने का मतलब कि इंटरफेरेंस कराने के लिए जो नेसेसरी है, तो नेसेसरी के लिए बोला जाता है उसके लिए कि एकदम आइडियल केस चल रहा है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा जब दोनों वेव्स क्या होंगी, मोनोक्रोमेटिक होंगी, मतलब सिंगल सोर्स के पार्ट होंगी, इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे, मतलब दोनों वे मीट कहीं पर कर रही हैं, वो टाइम के साथ वैरी नहीं करनी चाहिए फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच। ओके, यही कोहेरेंट सोर्स है, आप इतना ही समझो। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको देखो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, खूब अच्छा से देखना इस चीज को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, बहुत इंपॉर्टेंट है नवनीत, इसको देखना एक एक टर्म खूब अच्छा से। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हाइगन जो थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया कि जो लाइट चलती हैं वे वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती हैं, उन्होंने बाद में जब एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया था, तो थॉमस यंग्स थे ना, है ना, तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि नहीं, लाइट के पास वेव कैरेक्टर भी होता है, क्योंकि अगर वेव कैरेक्टर नहीं होता तो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट नहीं आता। तो और ज्यादा उनके थ्योरी को बल मिला, हाइगन के थ्योरी को बल मिला, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ होने लगा। तो यही जो एक्सपेरिमेंट वो किए थे उसी को हम लोगों को पढ़ लेना है। तो पहले उन्होंने क्या किया, जैसे कैसे बंद कमरा होता है, अगर लाइट आ रही है तो होल कर दिया गया, वहां से लाइट पास की, फिर एक कूट टाइप का इधर रख दिया गया, आप पढ़े भी हैं,
2 होल यहाँ बना दिया गया, ये लाइट फिर इन दोनों होल से पास करके बाहर निकलती थी। जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, और वो दोनों स्लिट से पास करते हुए, दोनों होल से पास करते हुए और स्क्रीन पे जाती थी और इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता था। ये कहानी थी। बाद में उसमें अपडेट किया गया और उस होल को स्लिट का नाम देना स्टार्ट कर दिया गया। वो पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो व्हाइट लाइट जो थी उसको एंटर कराते थे एक होल से, फिर यहाँ पर पुट रख दिए, एक होल से पुट रख दिए, तो जहां होल होगा वहीं से लाइट पास करेगी ना, तो वहां से पास करती थी, या उधर स्क्रीन रखा हुआ था उस पर जाती थी और ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो भी है वहां पर ऑब्जर्व होता था। तो इन्होंने कहा देखिए लाइट के पास वेव कैरेक्टरिस्टिक भी है, क्योंकि इंटरफेरेंस वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये लाइट वेव है ना। तो वेव थ्योरी को भी बल मिला बहुत सारा, तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ होने लगा। तो जो आपके सिलेबस में है उसको अब देखो, जो न्यूमेरिकल आपको कैसे इससे आते हैं उसको करना है। तो चलो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी पढ़ाया था कि सिंगल सोर्स के पार्ट होने चाहिए, तो कहा जाता है फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यहीं पर लिया गया दोनों चीजें कि वो सेम सोर्स के पार्ट होने चाहिए, है ना, और उनके बीच फेज डिफरेंस अगर मेंटेन रहे, वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो चलो ये देखते हैं। तो क्या कहा गया कि पहले तो एक सोर्स लिया गया, यहीं से लाइट चलेगी, ये मेन है, प्राइमरी है यहां से, और ऐसे कर दिया गया आपको, आप पढ़े भी हैं, इसको स्लिट का नाम दिया गया है ना, इसको स्लिट का, ये एस है, ये S1 बोल दिया गया, ये S2, मतलब ये मेन सोर्स है, इसी से ये 2 सोर्स ऐसे बने हुए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर था, यहाँ से लाइट निकली और यहाँ कूप टाइप का समझो रखा हुआ है, यहाँ पर होल कर दिया गया, तो लाइट निकलेगी यहीं से निकलेगी ना, और यहाँ पर स्क्रीन दिया गया आपको, ये क्या है आपका स्क्रीन रख दिया गया, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला गया, स्मॉल डी बोला गया, है ना, और यहां से जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी बोला गया। अब बोला गया ये स्क्रीन है आपका, क्योंकि ये स्क्रीन पर ही पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया है ना यंग्स के द्वारा, तो इसको कैपिटल डी बोला गया। जो कैपिटल डी है वो मच ग्रेटर देन क्या है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस है ये। तो अब बताओ, ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट चली ऐसे यहाँ आई और यहाँ से लाइट ऐसे चल के यहाँ आई, तो याद रखो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ से मेन सोर्स से ये जो होल होगा और ये जो होल होगा वो सेम डिस्टेंस में होगा। तो आप बताओ, एक वेव यहाँ से चलेंगी, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, तो दोनों तो सेम टाइम में चल रही हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो पाथ डिफरेंस इनके बीच क्या है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस भी 0, मतलब इसके पहले की कहानी हम निपटा देते हैं। पहले की कहानी ये है कि कुछ नहीं, कि ये मेन सोर्स से यहां तक लाइट को लाना है कैसे भी, और उनके बीच कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रखना है। डिफरेंसेस कहने का मतलब कि पाथ डिफरेंस 0 कर देना है। इसीलिए देखते होंगे ये सेंटर पर रखा जाता है ना, इससे कहीं कहीं बुक में ये D/2 ये D/2 दिया रहता है, और यहाँ से ये सेंटर रखा जाता है, मतलब यहाँ से जो लाइट चल के यहाँ आएगी और यहाँ से चल के यहाँ आएगी, साइमल्टेनियसली 2 लाइट 2 वेव निकली, यहाँ से आके यहाँ आई और यहाँ से चल के यहाँ आई, तो पाथ डिफरेंस इनके बीच 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ये भी 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके यहाँ आ रही है, ये भी आ रही है, तो इनके बीच दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, 0। तो इनका तो कहानी अब खत्म कर दिया गया। अब ये लाइट जो यहाँ आई है वो वेव यहाँ से निकलेगी और यहाँ से, यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। चलो तो अब देखते हैं, कहानी देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला बता दे रहा हूं, यहां से मान लेते हैं वेव इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट की, ऐसे ऐसे स्टार्ट की, है ना, और यहां से चलना ऐसे स्टार्ट की, ठीक है। तो इसके पहले की कहानी छोड़ दीजिए, यहां से जो लाइट चल के यहाँ आ रही है और यहाँ से चल के यहाँ आ रही है, सेंट्रल पॉइंट बोल रहा हूँ, ये ऐसे है ना, ये सेंट्रल पॉइंट ले रहा हूँ, ये डी है, स्मॉल डी है, तो ये D/2 ये D/2, ये सेंट्रल स्क्रीन पर सामने जो है, लेकिन इन जो 2 स्लिट हैं इनसे ये जो स्क्रीन है बहुत ज्यादा दूर है,
कैपिटल डी का वैल्यू मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी लिया हूं। तो चलो यहां पर देखो, यहां से जो वेव चल रही है ये फर्स्ट वेव है और ये क्या है, सेकेंड है। अब इसकी कहानी छोड़ दीजिए, ऐसा कहेंगे यहाँ से एक वेव निकल रही है, यहाँ से एक वेव निकल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी भी एफ है और इसकी भी एफ है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम फ्रीक्वेंसी और इनके बीच मीडियम अगर सेम है तो सेम वेवलेंथ होगा, है ना, सेम वेवलेंथ होगा। तो एक साथ जब चल रही हैं, आप पाथ देखो, ये जितना है उतना ही ये है, मतलब इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस जीरो है, मतलब फेज डिफरेंस भी जीरो है, मतलब दोनों सेम टाइम में यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ के पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराएंगी इस स्क्रीन पर जो पार्टिकल है। और यहाँ पर जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो इसी को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा पढ़े भी हैं। तो अब चलो एक वेव निकल के यहां से आई, एक वेव निकल के यहां से आई, इनके बीच पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस भी जीरो, और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर इसका भी एम्पलीट्यूड A1 का वैल्यू ए ले लें, A2 का वैल्यू ए ले लें, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जो मीडियम का पार्टिकल है, स्क्रीन पर पार्टिकल है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दोनों एक साथ मीट कर रही है ना, तो इन सुपर पोजिशन बोलता है कि दोनों का इफेक्ट यहाँ पर देखें, दोनों एक साथ पहुंच रही हैं, तो ये भी इनको इनका डिस्प्लेसमेंट ए कराना चाहेगा, ये अपना इफेक्ट डालना चाहेगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ए है, ओके, इसका भी ए है तो ये भी ए से करना चाहेगा, दोनों एक साथ आ रहे हैं तो 2a हो जाएगा। वही A1 प्लस A2 अब बराबर होगा A1 प्लस A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मतलब 2a डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, तो 4I0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। तो और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, है ना, ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो ये कहानी है, अभी तो थोड़ा सा आइडिया आपको कहानी की तरह बताया, है ना। तो ये अब है, अब बोला जाता है इसको सेंट्रल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं स्क्रीन पर, और इससे ऊपर चलते हैं और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कहां पर डार्क फ्रिंज बन रहा है, कहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, मतलब कहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है और कहां पर मिनिमम इंटेंसिटी है, कहां पर जो स्क्रीन पर पार्टिकल है उनका मिनिमम एम्पलीट्यूड है और कहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। यही सब चीज अब कहानी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसी को फ्रिंज बोला जाता है। अगर यहाँ व्हाइट लाइट लिया रहता, वो यंग्स ने व्हाइट लाइट लिए थे, तो यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, दोनों अगर मीट कर रही हैं तो यहाँ पर मतलब व्हाइट लाइट को कन्वर्ट कर दिया गया, बाद में मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया गया। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाला दो वेव ले करके और स्क्रीन पर टकराते थे और स्क्रीन पर हम लोग देखते थे, सब चीज ऑब्जर्व करते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों वेव के बीच या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अगर सेंट्रल पॉइंट की बात करें तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि दो वेव्स जो आ रही हैं उनके बीच फेज डिफरेंस जीरो है, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो इसको मिटा दूं नवनीत। सुनम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो तो चलो अब हम लोग जनरल पॉइंट की बात करेंगे कि इससे सम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है स्क्रीन पर, वहां पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो चल तो अब चलते हैं, अब आप समझ भी गए कि ये मेन है आपका, इससे दो सोर्स बना लेना है ऐसे, इन दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना, इसको S1 बोला गया, इसको S2, इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल d बोला गया, और यहां से इसके सेंट्रल से ऐसे ले लेते हैं, आप भी जानते हैं ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन बोल दिया गया, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसको ओरिजिन बोल दिया गया। ओ यहाँ पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती ही है, क्योंकि एक वेव यहाँ से चलेगा, एक वेव यहाँ से चलेगा, तो उनके बीच पाथ डिफरेंस जीरो होता है, तो फेज डिफरेंस भी जीरो, मतलब मैक्सिमा बनेगा।
लेकिन अब हम लोग जनरल पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर कोई एक पॉइंट पी है, हाँ कोई पॉइंट पी है, और यहां से कोई पॉइंट पी है, तो कहेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा से ये ओ पॉइंट से ये जो पी पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पर है? तो आप बोलेंगे कि ये पी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब यहां से भी वेव आ रहा है इस पॉइंट पर, और यहां से भी वेव आ रहा है इस पॉइंट पर। यहां से भी चल के ये एक वेव आ रहा है, और यहां से भी चल के एक वेव आ रहा है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव तरीके से यहां मीट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब पाथ डिफरेंस इस वेव के बीच, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड है, पाथ डिफरेंस इनके बीच क्या होना चाहिए? एन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ओके, अब चलो देखते हैं। तो बोलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा से सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है स्क्रीन पर, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मतलब कंस्ट्रक्टिव तरीका से मीट कर रहे हैं, बात सब एक ही है। तो कहेगा ये एक्स की वैल्यू बता दीजिए कि सेंट्रल मैक्सिमा से ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, ये बता दीजिए, है ना। ये कहानी है। अब वार्निंग दे दिया है 10 मिनट का, तो सुनो पहले। तो यही कहानी है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव तरीका से मीट कर रहा है, तो ये मुझे सांप की तरह नहीं अभी बनाना चाहिए था, चलो समझ जाओगे। इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो इस पे। तो अब बताओ परपेंडिकुलर डालने का मतलब, अच्छा ये तो क्या है आपका कैपिटल डी है, ये मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होता है। तो चलो ये स्क्रीन जो है इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो बोला जाता है इस पे परपेंडिकुलर अगर डालें तो बोला जाता है इसको छोड़ दो, इस सेक्शन को छोड़ दो। अभी ये सेक्शन, ये वाला वेव थोड़ा ज्यादा चला है। यहां से देखा जाए ये वेव और ये वेव दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। डिस्टेंस का फासला यही थोड़ा सा है, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाला वेव जो सेकंड वाला वेव है। तो हम यही तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच, ये वाला जो हो जाएगा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो बोला जाता है कि इसका जो सेंट्रल है इससे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, है ना, ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो ये वाला जो एंगल है आपका अगर थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो बोला जाता है ये वाला भी एंगल कितना होता है? थीटा होता है। तो अब याद रखो ये आपका डी है ना, और ये ऐसे है, और ये आपका थीटा है, ये डी है, ये S1 है, ये S2 है। तो ये वाला डिस्टेंस यही पाथ डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू वेव्स, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ से अगर डिस्टेंस देखे तो सेम है, यहाँ तक जाने का यही ज्यादा है, मतलब सेकेंड वेव यही थोड़ा सा ज्यादा चला है, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो ये निकालना चाह रहा हूँ। तो ये देखो ये थीटा है, ये थीटा जिससे लगा होता है, ये आपका हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा बोलो? बेस। तो जो भी है आपका ये क्या हो जाएगा आपका? तो बेस ये चाहिए तो आपको हाइपोटेनस कितना लिख देंगे बोलो तो? साइन थीटा डेल लगा एक्स सकते इक्वल टू हैं। डी डी। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो यस सर। जाएगा बोलो तो? ये पी है कि नहीं, तो डेल्टा एक्स और बटा में क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस डी हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस सर। डी साइन थीटा हो जाएगा। अब बोला जाता है आपको कि स्मॉल एंगल बहुत ज्यादा दूर होगा, तो ये फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होता है ना, तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल होगा। अब फॉर स्मॉल के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब दो वेव्स के बीच, वेव फर्स्ट और वेव सेकंड के बीच जो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, जो पाथ डिफरेंस है, ये जो डेल्टा एक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी tan थीटा। क्या हो जाएगी? डी tan थीटा हो जाएगी। अब बताओ, अब ये देखो, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये थीटा है, ये एक्स है, ये कैपिटल डी है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो? tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स बाई क्या हो जाएगा बोलो तो? एक्स बाई डी। डी हो जाएगा कि नहीं? डी हो तो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पुट यस करेंगे सर। तो यही पाथ डिफरेंस आपका है डी tan थीटा। तो डी tan थीटा के जगह क्या हो जाएगा? एक्स बाई क्या हो जाएगा? कैपिटल डी आपका आ जाएगा। मतलब पाथ डिफरेंस जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जो है तो डी tan थीटा है। डी tan थीटा
यहाँ डी था, tan थीटा के जगह पुट किया तो x/d है। अब बोला जाता है कि ये जो P पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा से x डिस्टेंस पे है और यहाँ पर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिव तरीका से मीट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इसको n लेमडा से इक्वेट कर दें, तो यहाँ पर इक्वेट कर दे रहा हूं, तो देखो dx/D इज इक्वल टू n लेमडा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू n d लेमडा बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल d आपका हो जाएगा, है ना। मतलब अब देखना है कि अब n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, n का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू 0, ये यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा, देखो n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, n का वैल्यू 0 कहने का मतलब सेंट्रल की बात कही जाएगी, n का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से इसी का डिस्टेंस 0 है ना, तो उस समय ब्राइट फ्रिंज बन रहा हो बनेगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे मतलब x का वैल्यू d लेमडा बाई स्मॉल d आ रहा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, मतलब वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो उसका डिस्टेंस यहाँ से d लेमडा बाई d है। अच्छा सेकेंड की बात करें, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। अगर nth की बात की जाए कि यहाँ से जो p पॉइंट होगा, है ना, वो कितने डिस्टेंस पर होगा, अगर n यहाँ से n वाला पॉइंट है जहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो n d लेमडा बाई d इतने डिस्टेंस पर होगा, है ना, तो यहाँ इस पर क्या होगा, n का वैल्यू पुट करते जाएंगे और ब्राइट फ्रिंज आपको मिलते जाएगा, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, है ना, तो स्क्रीन पर यहाँ से उतने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनते चलेगा। तो कुछ नहीं करना है, पाथ डिफरेंस से d ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए d tan थीटा मैं लिख दिया x/D और d हो गया यहाँ पर, और x/D ये पाथ डिफरेंस जब n लेमडा के बराबर होगा वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव तरीका से मीट करेंगे, यही होता है ना। तो चलो इतना ही तक रहने देते हैं, अब टाइम होता है, तो यहीं तक आज पढ़ते हैं नौनी, ठीक है। यस सर।